हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन यू नेक्स्ट ऑफिसर चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन 2022 इवन फॉर 2023। तो आने वाले अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए हमें कैसे अप्रोच करनी है, कैसे स्टार्ट करना है अपनी प्रिपरेशन को, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले तो हम कैसे स्टार्ट करें अपनी जर्नी को। सेकेंडली, कोचिंग इज़ नेसेसरी, मतलब कोचिंग इतनी इंपॉर्टेंट है या कितना इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है कोचिंग का, इसमें हम कवर करेंगे। ओनली टॉपर्स कैन डू, ये भी करेंगे कि सिर्फ IITians अच्छे कॉलेज के इंस्टीट्यूट के बच्चे ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं, ऐसा लोगों के अंदर मिथ है, इसको भी डिस्कस करेंगे। कौन सा मीडियम करना है, कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कितना अब स्पेस है, कितना मतलब इंपॉर्टेंस रह गई है, कितने सिलेक्शंस हो रहे हैं, इस सब पे हम डिस्कस करेंगे। देन दिल्ली में रहना कंपलसरी है या नेसेसरी है, या कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है दिल्ली में रहना, इसके बाद पे डिस्कस करेंगे। कितने आवर्स हमको पढ़ना है, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेना है, ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है, काफ़ी लोगों पर डाउट रहता है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, NCERT को पढ़ना है या स्किप करना है, इनिशियली पढ़ना नहीं, सारा इस पर डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन या ऑफलाइन नोट्स बनाना चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे रहना चाहिए। एंड 14 जो नंबर है, यूट्यूब मटेरियल्स को हमको फॉलो करना चाहिए, कौन सी फैकल्टी को करना चाहिए और हमको कब यूट्यूब की हेल्प लेना चाहिए। 15 हमको पॉजिटिव कैसे रहना है। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर्स करेंगे इस वीडियो में। तो अब तक आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको अपकमिंग वीडियोस में काफ़ी आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल करने के लिए काफ़ी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। तो गाइस प्लीज डू। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हम अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करें और कहाँ से स्टार्ट करें। एक्चुअली डाउट इन जनरली उन लोगों के पास रहता है जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं एंड दे वांटेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अपना टाइम ऐसा रखिए कि आपका जर्नी जब स्टार्ट हो रहा है और आपका जब एंड पॉइंट हो, आपको टाइम देना है एक्चुअली, उसमें ज़्यादा गैप ना हो, एटलीस्ट 1 2 मैक्सिमम 3 ईयर्स मैक्सिमम बोला। बेस्ट रहता है कि आपको 2 ईयर्स का टाइम मिल रहा है, आप अपने टाइम को बहुत सीरियसनेस से दीजिए, बहुत अच्छे से दीजिए। तो अगर आपका कोर्स 4 ईयर का है तो आप अपने बीटेक 3rd ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोर्स 3 ईयर्स का है, मान लीजिए BCom BSc को भी जो अपना कोर्स कर रहे हैं, BA जो भी आपका ऑनर्स है, कुछ भी है, 2nd ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको ये करना है कि आप अपने देखिए डेली 6 to 7 एंड 8 आवर्स, मैक्सिमम 6 आवर्स भी बोलूँ, अगर आपको डेली देना है तो आप 2-3 साल जितना ज़्यादा लेट कर देंगे उतना टाइम आपकी इफिशियंसी कम स्टार्ट हो जाती है। तो अपने जो आपको अब टाइम रखना है, अगर आज आप आप इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं 25-26 के लिए करना है, वो इतना यूज़फुल नहीं होगा आपके लिए। तो पहला पॉइंट है कि आपको अपना टाइम देखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना डिसीजन लेना है। सपोज़ अगर आपका टाइम 2024 में है, तो अगर आप कॉलेज कंप्लीट कर रहे हैं 2023 में, तो आप हम 2022 से प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 साल का अगर आप लेना चाहिए, और 1 साल में भी लोग एग्ज़ाम निकालते हैं। तो लेकिन 1 साल में वो लोग निकालते हैं जो अपने कॉलेज में अपनी जर्नी को बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बीटेक 2nd ईयर में स्टार्ट कर दिया और उनका अटैम्प्ट जस्ट पास आउट के बाद उन्होंने अपना अटैम्प्ट दे दिया। तो 2 ईयर्स का अपना अटैम्प्ट रखना है एक्चुअली, उसका गैप रखना है। तो ये बात क्लियर हो गई अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है एक्चुअली। और जो कॉलेज या जिन्होंने तुरंत पास आउट हुए हैं, जिनका टाइम 1 साल के बाद है, अगला नेक्स्ट अटैम्प्ट है, उन लोगों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जैसे मान लीजिए आज आप 2022 में आप बीटेक या अपना कोई भी कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, सपोज आप अपना कोई भी 4 ईयर डिग्री या 3 ईयर्स का जो प्रोग्राम है आप कंप्लीट कर रहे हैं, और उसका गैप आप एक गैप लेना चाहते हैं, नो इशू। लेकिन उस गैप को मेक श्योर नेक्स्ट पॉइंट में आप क्लियर करूँगा कि उस गैप को कैसे फुलफिल करना है। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई है कि आपको अपने टाइम ज़्यादा टाइम वाला फील नहीं देना है, आपको अपनी जर्नी में 2 ईयर्स का गैप लेना है। अगर आप पहले अपने कॉलेज में स्टार्ट करना चाहते हैं 3rd ईयर, इसका प्लस एज ये रहता है कि आप अपने बेसिक पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं एक्चुअली। जो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, लाइक कॉलेज में है और उनको अपने कॉलेज के तुरंत पास आउट वाला एग्जाम देना है, तो बेसिक पे वो टाइम दे सकते हैं। तो आप लोग जो कॉलेज में होते हैं उनके पास थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, तो अपने बेसिक पे ज़्यादा फोकस रख सकते हैं वो बेसिकली। तो आपको कॉलेज में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो बेसिकली आपको टाइम जो डिवोट करना है वो आपको अपने बेसिक पे देना है। आपको बेसिक पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है पहले इनिशियली लेवल पे। इनिशियली 3 मंथ्स में आपको बेसिक पे और अपनी हैबिट पे बहुत फोकस रहना है, क्योंकि हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना है एंड आपको कोई बुक्स उठानी है। तो मतलब आपको रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी 6 to 7 आवर्स इन अ सिटिंग।
तो आपको सिटिंग आवर्स बनाने की जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको आपने कॉलेज से स्टार्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा है। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब आता है कोचिंग इज़ नेसेसरी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत लोगों के पास जनरली रहता है कि ये कोचिंग के बिना हो सकता है यूपीएससी, नहीं हो सकता है। देखिए पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, दोनों बात सही है कि कोचिंग के बिना टफ रहता है और कोचिंग के साथ भी टफ रहता है। तो दोनों केसेस ये हैं कि टफ तो ये एग्ज़ाम है, थोड़ा सा इतना इजी नहीं है मैं बोलूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा इतना इजी एग्ज़ाम नहीं है कि आप गए और आपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया और निकल गए। टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसमें। तो कोचिंग का रोल कितना रहता है? कोचिंग का रोल इतना रहता है कि आप प्रॉपर गाइडेंस मिलता है एक्चुअली। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली सपोज आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं और एक ऐसा स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, किसी को कोई गाइड करने वाला नहीं, तो उसके संग क्या दिक्कत आती है कि वो एन नंबर ऑफ सोर्सेज को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। कि मान लीजिए ज्योग्राफी की 6 बुक पढ़ रहा है, हिस्ट्री की 8 बुक पढ़ रहा है, उसके संग दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। फिर उनका जो पढ़ने का तरीका है वो बहुत ही वाइड हो जाता है और बहुत जो नहीं भी पढ़ना होता है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर जिसको लगता है, जिसको गाइडेंस की प्रॉब्लम है, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे गाइडेंस चाहिए, ऐसे पता चल जाता है आपको। ऐसा नहीं है कि एक दिन लगेगा मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको पता चल जाता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरी चीज़ है आप फाइनेंशियल कितना स्टेबल हैं। आपको लगता है कि आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो आप बिल्कुल जाइए कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़बरदस्ती आप अपने अगर वर्डन ना डालें अपने आप पर। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी चार्जेस हैं वो आप पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल इशू इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप कोचिंग ना लीजिए। फिर उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल आता है गाइडेंस का। देखिए गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली उसको फोकस रहें। गाइडेंस का मतलब ये नहीं आप सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है उनकी ही बात माने। बहुत से फेलियर लोग अच्छी आपको एडवाइस दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग टॉपर स्टॉक। इसमें क्या कर सकते हैं आप, टॉपर स्टॉक देखिए, एक बुक लिस्ट बनाइए और उसको ही फॉलो कीजिए। तो कोचिंग इज नेसेसरी का आपको आंसर मिल गया है। थर्ड, सिर्फ टॉपर्स कर सकते हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि सिर्फ टॉपर्स नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है ये एग्ज़ाम सिर्फ टॉपर्स के लिए है। ऐसा होता तो बहुत से लोग सिर्फ IIT नहीं इस एग्ज़ाम को निकालते। एक्चुअली इस एग्ज़ाम की ब्यूटी ये है कि इस एग्ज़ाम में आपको बहुत सा सिलेबस है, बहुत कुछ पढ़ना है। अगर आप ज्योग्राफी में अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटी में अच्छे ही होंगे। अगर आप हिस्ट्री आपकी अच्छी है, ज़रूरी नहीं है आपका ज्योग्राफी अच्छा हो। आपका अगर मैं बोलूँ साइंस अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है आपकी इकोनॉमी अच्छी हो। मेरी बात को समझिए, यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट को अपना अच्छा करना है। तो किसी का 1-2 सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो उसका साइंस और फिजिक्स या अच्छा रहा है बचपन से, तो उसकी ज्योग्राफी अच्छी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। बट सारे सब्जेक्ट होना इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए चाहे वो टॉपर्स हो, चाहे आप हुए, चाहे कोई भी हुआ, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट हुआ, उसके लिए उतना ही मेहनत करना पड़ती है जितनी एक टॉपर्स के लिए और एक किसी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कोई भी बच्चा जो टॉपर्स रहा है अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, कहीं भी रहा है, तो टॉपर्स ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। फोर्थ, कि इंग्लिश में एग्ज़ाम करूँ हिंदी में। देखिए अगर आपका 12th जो भी मोड रहा है, सपोज हिंदी रहा है और आपने अपना जो भी 3 इयर्स या 4 इयर्स का प्रोग्राम किया है, अगर मैं बोलूँ 12th में आपके पास हिंदी मीडियम था और आपने अपना BA ऑनर्स या BSc ऑनर्स या BTech किया, वो आपने इंग्लिश में ऑप्ट किया, ठीक, तो मैं कहूँगा अगर आपने इंग्लिश में ऑलरेडी कर लिया है तो आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगर आप शुरू से अपने ग्रेजुएशन तक, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक और आपने PhD तक आपने हिंदी लिया है तो आपको गलत नहीं किया आपने। हिंदी मीडियम से भी बच्चे निकलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि रेशो आप लगता है कि आपको कम निकल रहा है। एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश वाले मीडियम के बच्चे एज़ कम्पेयर टू हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे ज़्यादा प्रिपरेशन में अब ज़्यादा आ रहे हैं। एक्चुअली आप देखेंगे तो बहुत लोग हिंदी मीडियम वाले करते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम बच्चे बहुत ज़्यादा अब स्ट्रेंथ जो है इंग्लिश मीडियम बच्चों की इसलिए ज़्यादा आ रही है सिलेक्शंस होगी, बिकॉज इंग्लिश वाले मीडियम बच्चे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। हिंदी वाले मीडियम भी वाले बच्चे अब इंग्लिश को लेकर और अपना एग्जाम दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोड ऑफ मीडियम का बहुत ज़्यादा रोल है, बट एक्चुअली क्या रहता था पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए सोर्सेज नहीं थे एक्चुअली। अब ऐसा नहीं है, बहुत सी टेस्ट सीरीज हैं, अब जो मटेरियल इंग्लिश में था वो हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं बोला आपका जो भी कंफर्ट जोन है आपको जो जिसमें आप अपने बहुत कंफर्टेबल हैं, जिस मोड और मीडियम में आप वो आप सिलेक्शन कीजिए। हिंदी आता है आपको, हिंदी में लेना है हिंदी में लेना, इंग्लिश में लेना है या इंग्लिश में ले लें। हिंदी वाले बच्चों के लिए ऐसा फील आता है कि यार मैं नहीं निकाल पाऊंगा या मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग हैं हिंदी में भी टॉपर रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। देखिए आपके पास ऑप्शन तो नहीं है कुछ। मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से आपने बचपन से हिंदी पढ़ाई करी है,
अब आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश तो नहीं ले सकता, अगर आपको मन में ऐसा है तो आपके पास कोई ऑप्शन तो नहीं है। अब आपका ऑप्शन ये है कि आपको हिंदी लेनी है और हिंदी से एग्ज़ाम निकालना है, कोई और ऑप्शन है आपके पास नहीं है, तो इसलिए आपको हिंदी लेनी है, हिंदी से निकालनी है। फिर यूपीएससी निकालने के लिए कि दिल्ली में रहना इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी लोग बहुत जनरली पूछते हैं, मतलब काफ़ी लोगों के पास ये डाउट रहता है। देखिए यूपीएससी निकालने के लिए आपको लोकेशन का होना ज़रूरी नहीं है एक्चुअली। आप दिल्ली में हो, आप कोलकाता में हो, आप कहीं पर भी हो ऑल ओवर इंडिया, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है एक प्रॉपर गाइडेंस, आपके रिसोर्सेज। अब लोग कहते हैं कि ओल्ड आइंदा नगर के बच्चे ज़्यादा निकलते हैं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक इन्वायरमेंट का रोल रहता है एक्चुअली। अगर आपका इन्वायरमेंट आपके घर पे है तो बेशक आप अपने घर से भी निकालते हैं। बहुत से टॉपर्स हैं जिनकी मैं बोलूँ लास्ट ईयर से कनेक्ट अटारियर सर थे, उनका वो अपने घर से निकाले और मीन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की। बहुत से लोग हैं जो अपना प्रिपरेशन को करते हैं, घर से भी निकालते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐसा कोई इतना वो नहीं है कि दिल्ली में रह के ही आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोचिंग का दिल्ली में रहने का रोल इतना बढ़ जाता है कि एक अच्छा सा गाइडेंस अगर आपके पास है तो आपको लगता है कि देखिए मेरे आस पड़ोस में लोग इतना पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना है। ये एक इन्वायरमेंट रहता है, आपके पास थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग बच्चे घर पे रह रहे होते हैं कि मुझे निकालना, मैं आया हूँ। एक स्ट्रेस वाला फील तो जरूर होता ही होता है, एक मेंटली आपको होता है कि नहीं मुझे करना है, मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है यहाँ आने का। तो इसलिए थोड़ा बहुत एज रहता है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं एक्चुअली वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आजकल इन जनरली कोई भी बच्चा अपने एग्ज़ाम के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो इन जनरली ओल्ड राजेंद्र नगर में रूम लेता है, वहाँ पढ़ते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या वहाँ पे 10,000 बच्चा या एटलीस्ट इतना बच्चा एटलीस्ट ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता है। मैं बोलूँ 2,000 5,000 बच्चा। आप सोचिए 10,000 बच्चे में अगर 10 लोग या 20 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, आप लोगों का सिलेक्शन तो 20 देख रहा है, लेकिन 10,000 लोगों में से 10-20 लोग निकल रहे हैं। और सारा जो इंस्टीट्यूट अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ओल्ड राजेंद्र नगर में ही है, वहाँ बच्चे रह रहे हैं, तो 10-20 निकल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से निकलते हैं, वर्किंग लोग भी निकालते हैं। तो दिल्ली में रहना ना रहना ये आपका डिसीजन होगा। दिल्ली में रहने के अपने अलग फ़ायदे हैं और ना रहने के भी अलग फ़ायदे हैं। आप हेल्थ का इशू रहता है दिल्ली में रहेंगे और आप अपने घर पे रहेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। कितने घंटे पढ़ना है, देखिए जो फ्रेशर होते हैं मैं उनके लिए बोलूँगा एटलीस्ट आप अपने लगाइए कि मैं 30 पेजेस पढ़ूंगा डेली एटलीस्ट, और 30 पेजेस को पढ़ूंगा नहीं समझूंगा भी, तो इसमें आपको 4 to 5 आवर्स लगेगा इन जनरल। और आप इनिशियली 1-2 आवर्स लगेगा आपको न्यूज़पेपर में, तो आप समझिए 6 to 7 आवर्स तो आपको इनिशियली लगना है आप इनिशियल आपकी स्टडी को। तो एक मिनिमम आवर्स तो आपको देने पड़ते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे डेली पढ़ लेंगे या 20 घंटे डेली पढ़ लेंगे, 15 घंटे डेली पढ़ लेंगे, 8 घंटे, लेकिन एक जनरली आपका ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ग्राफ ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है। आपका ग्राफ एटलीस्ट अगर आपका मैं ग्राफ बनाऊँ पढ़ाई का, तो आपका ग्राफ अगर ऐसे ऐसे रह रहा है ऐसे ऐसे रह रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सडनली ऐसे रह रहा है फिर ऐसे आ रहा है फिर ऐसे आ रहा है, वो आपको नहीं करना है। आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर 7 दिन है मंडे टू संडे, तो आप 7 दिन में 6 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं। अगर संडे को आप 2-3 घंटे कम भी पढ़ते हैं या 2-3 घंटे ज़्यादा पढ़ते हैं तो मैटर नहीं करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको 14 to 15 डेज में एक गैप लेने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस जर्नी को सकता है 1 साल या 1.5 आवर्स का जर्नी लग जाती है मिनिमम बता रहा हूँ। तो बेसिकली तो आपको अपना बीच में थोड़ा रेस्ट भी देना है। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि उस दिन आप बिल्कुल ही मतलब आपने अखबार पढ़ लिया ठीक है, आते हैं आपने संडे अपने फ्रेंड्स के साथ या थोड़ा सा आपने चिल आउट किया, ऐसा कोई इशू नहीं है। कोचिंग नोट्स, देखिए कोचिंग नोट्स मटेरियल, देखिए आजकल आपने एग्ज़ाम देखे होंगे, अगर मैं 2020 की बात करूँ, 2021 की बात करूँ, 2019 की बात करूँ, 2018 की बात करूँ, देखिए 18 का बहुत टफ पेपर माना जाता था, जो कि 2020 में पैटर्न ही चेंज हो गया। 21 ने इस बार तुरंत चेंज कर दिया। जनरली यूपीएससी 3 साल में पैटर्न चेंज करता था अपने एग्ज़ाम का। तो आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स की बात करें तो हार्डली कोई कोचिंग ये बोलेगा कि मेरे में से आया, क्योंकि आप देखिए पेपर डायनेमिक है, करंट अफेयर का रोल कभी बढ़ता है कभी नहीं बढ़ता है, कभी ऊपर नीचे भी होता रहता है। क्वेश्चन अब डायरेक्ट वे में नहीं आते, इनडायरेक्ट वे में आना स्टार्ट हो गए, एप्लीकेशन बेस्ड पे आने लगे हैं। तो कोचिंग नोट्स आपको लेना नहीं लेना ये आप डिसीजन लेता है। अगर आपने ऑलरेडी अपने अच्छे रेफरेंस बुक से पढ़ा है और अच्छा आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन जब कर रहा हूँ मुझे पता चल रहा है ये टॉपिक इस टॉपिक से आ रहा है और मेरे जोन में रह रहा है क्वेश्चन, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं। और देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट की मटेरियल लेना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है, देखिए आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप भगवान नहीं है, इस बात को बहुत समझने की चीज़ है। आप भगवान नहीं है और आपको सब नहीं करना है कि आप करंट अफेयर खुद के नोट्स बना रहे हैं, बहुत बहुत प्यारे बड़े नोट्स बना रहे हैं। फिर आप देखिए कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर करंट अफेयर ही बनाती है। आप सोचिए आप वो करंट अफेयर पे लगी हुई है पूरे 24/7, तो वो कोचिंग के नोट्स बना रही है, लेकिन उसको आपको
पिक करना है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से नहीं। तो डेली जो क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को उठा लीजिए, मान लीजिए 5 क्वेश्चन कोई भी कराता है, जैसे इनसाइड IAS कराता है, 5 क्वेश्चंस कराता है, अच्छा कराते हैं वो लोग, बहुत अच्छा प्रोग्राम है उनका 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का, आप वो फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी एक टेस्ट सीरीज की, कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप एक वो उठाइए मैगजीन, लास्ट में आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, अपने करंट अफेयर डेली बना रहे हैं, उसके बाद लास्ट में जब उनकी मंथली जिस्ट नोट्स आते हैं, जो उनके मंथली की मैगजीन आती है, उसको आप देख सकते हैं। जो आपको पॉइंट लगे आपके आए हुए हैं वो ठीक है, जो लगा कि 1-2 क्वेश्चन जो ऊपर से ऊपर नीचे दाएं बाएं हुए हैं वो आप उनको नोट कर लीजिए, पूरी भी नहीं पढ़नी अगर आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं। अगर आप सेल्फ नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक टेस्ट, कोई भी एक करंट अफेयर उठाइए, करंट अफेयर को 5 से 6 बार रिवीजन मार दीजिए। उसको उठाने का तरीका ये है कि संडे टू संडे उठाइए, आप एक महीने में करीब 4-5 बार उस मैगजीन को पढ़ लें, अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हैं करंट अफेयर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है। देखिए, एक वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी अपना, सपोज कोई 12th क्लास में है, उसने कोई भी प्रोग्राम लिया, उसने उसी बेस्ड पे लिया जो उसको आने वाले UPSC में लेना है। जैसे किसी ने ज्योग्राफी से ऑनर्स किया, ज्योग्राफी ऑनर्स किया, तो उसको पता है उसने ऑनर्स किया, इसीलिए किया है कि UPSC उसको देना है, फिर उसके लिए तो वही ऑप्शन बचता है ऑप्शनल का। सेकंड, जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, अब उनको नहीं पता था कि ऑप्शनल वाली क्या चीज़ होती है, क्या मतलब है, सबका ले लिया एडमिशन, भाई ले लिया तो ले लिया, अब एडमिशन ले लिया, अब उनको UPSC करना है। लेकिन जो मान लीजिए वो मान लो फिजिक्स ऑनर्स से कर रहे हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स, जिससे भी ऑनर्स से कर रहे हैं, अब उनको वो सब्जेक्ट सही नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि मैं इस पर इतना अच्छा एफर्ट नहीं दे सकता, लेकिन मुझे कुछ और डिसाइड करना है, कुछ और ऑप्शन लेना है। तो उसके लिए एक जनरल ये है कि आप 3 मंथ जनरल स्टडीज़ पढ़ लीजिए। जनरल स्टडीज़ की ब्यूटी ये है, जब आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट को कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। क्योंकि GS एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप लगभग सारे सब्जेक्टों पे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आप आइडिया लग जाता है आपको ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का, सब सब्जेक्ट लग जाता है, तो आपको पता चल जाएगा उस बेसिस से 3 मंथ, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं होती कि हिस्ट्री का स्कोप ज़्यादा है, ज्योग्राफी का थोड़ा कम है, एंथ्रो का ज़्यादा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे ऑप्शनल के लिए आप देखेंगे कि कोई PSIR पॉलिटिकल साइंस में लेके रैंक ला रहा है, कोई एंथ्रो में ला रहा है, कोई मैथ ऑप्शनल में भी ला रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टेक्निकल ऑलरेडी हैं, टेक्निकल आपको ऑलरेडी रह चुका है सब्जेक्ट, तो आप जनरल स्टडीज़ पढ़िए। आप और टेक्निकल आपको ऑलरेडी मैथ फिजिक्स साइंस में है और आपको लगता है आप मैथ फिजिक्स साइंस में या केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में इसमें अच्छे हैं, तो आप चुपचाप से अपना वही ऑप्शन लीजिए और अपने को उसको पढ़िए। प्रॉब्लम यार टेक्निकल जो ऑप्शनल होते हैं, मैथ फिजिक्स साइंस, जो भी मैथ केमिस्ट्री साइंस के जो टेक्निकल ऑप्शनल होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं। मैथ की बात करूँ, जनरली 8 to 9 मंथ्स लगता है अपने ऑप्शन कंप्लीट करने के लिए, पहली रीडिंग के लिए एटलीस्ट। बाकी एज़ कम्पेयर टू जो और ऑप्शनल है वो थोड़ा कम टाइम लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से मार्क्स भी हैं। आप 8 से 9 महीने आप पढ़ रहे हैं अपने ऑप्शनल पे, आप ऑब्वियस बात है कि आप अपना टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, तो ज़्यादा नंबर एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आप अपना टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आप देखते हैं कि मैथ ऑप्शनल वाले या फिजिक्स ऑप्शनल वाले नंबर इसलिए भी लाते हैं क्योंकि वो अपना टाइम रिपोर्ट ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट, कि वो अपने ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, कि उन्हें पता है कि मेरा वास्ट सिलेबस है, मुझे बहुत अच्छे से करना है। अब कौन सा अखबार पढ़ना है? देखिए, 2 अखबार ट्रेंडिंग में हमेशा रहते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। देखिए, अगर आप एक जनरल स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश में बहुत फेयर रहता है और आपको पता है कि द हिंदू किसी के लिए भी इनिशियल वे में ईजी नहीं रहता, कोई भी हुआ, कोई भी बंदा हुआ, चाहे वो कॉन्वेंट का हुआ, चाहे वो नॉर्मल यूपी बोर्ड का है या किसी भी बोर्ड का बच्चा है, प्रॉब्लम आती है उसके लिए। देखिए, द हिंदू के लिए आप इनिशियल वे में एडिटोरियल ना पढ़ें, भले लोग कहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ एडिटोरियल। देखिए, एडिटोरियल द हिंदू का आता है, वो एक पर्टिकुलर कोई सीरीज चल रही होती है उनकी, वो उस टॉपिक पे बार बार डिस्कशन करते हैं एक्चुअली। अगर आपको उसकी थीम नहीं पता होगी, उसकी आगे बैकग्राउंड नहीं पता होगी, तो आपको डिफिकल्ट होता है। आप क्या कर सकते हैं, द हिंदू की बाकी चीज़ें पढ़ी है, मान लीजिए उसमें आपको क्या पढ़ना, मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी रिकमेंड की, सुप्रीम कोर्ट वर्ड आ गया, या आपकी गवर्नेंस से रिलेटेड कोई चीज़ आ गई, वो आप पढ़िए। देखिए, इनिशियली वे में आपको द हिंदू समझ में नहीं आया, आपको उसको जज नहीं करना है, आपको चीज़ समझना है कि मुझे अखबार से चीज़ समझनी है। सपोज कोई वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई, आपको तुरंत गूगल करना है, उसको मैप में देखना है एक्चुअली कि मैप में ये लोकेशन कहाँ पर है। मान लो कोई डैम आ गया, ठीक, कोई स्पीसी का नाम आ गया, कोई कमेटी का नाम आ गया, किसी मान लीजिए कोई मिनरल्स आ गया, कोई कुछ भी टॉपिक आ गया, तो आपको उसको गूगल करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ताकि धीरे धीरे जब आप जनरल स्टडीज में कंप्लीट कर लेंगे तब समझ में आ ही जाएगा। तो द हिंदू आप पढ़ सकते हैं। और एक पेज जो आपको रेगुलर पढ़ना है इंडियन एक्सप्रेस में, वो आता है एक्सप्लेन पेज। ये आपको मिस नहीं करना है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
ये इसलिए है क्योंकि इसमें क्या करते हैं, वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और आपको जितनी आपको रिकमेंडेशंस आपको चाहिए, पर्टिकुलर जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो अपने कवर करते हैं। अब आता है एनसीईआरटी नेसेसरी। देखिए बहुत से लोगों को एनसीईआरटी का बहुत डर भी रहता है और लगता है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है या कंपलसरी है या नेसेसरी है, वॉट एवर इट कुड बी। प्रॉब्लम है एनसीईआरटी। देखिए अब मैं आपको बताऊं, आपने 12th किया मैथ से, आप सपोज आप बीटेक स्टूडेंट हैं, ठीक। आई डोंट थिंक को आपने कभी हिस्ट्री को, एंशिएंट को, आर्ट एंड कल्चर को, ज्योग्राफी को कभी पढ़ा होगा बीटेक में, नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहा है आपका और आपने नहीं पढ़ा होगा। देखिए फिर इसको यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए आपको कुछ हेल्पिंग हैंड्स की सहायता लेनी पड़ती है एक्चुअली। हेल्प तो आपको हेल्प कौन करता है? आपको हेल्प एनसीईआरटी करती है कि अगर आपको पॉलिटी स्टार्ट करनी है। देखिए पॉलिटी में सीधे आप लक्ष्मीकांत उठाएंगे तो आपको कुछ टर्म्स हैं जो समझ में नहीं आएंगे, तो एक एनसीईआरटी आपको क्या करती है, बेसिक बिल्ड करती है कि आपको यहाँ पहुँचना है। तो ये क्या करती है, आपको एक लेडर का काम करती है जो आपको सीढ़ी देती है, जो आपको समझाती है इन सब चीज़ों को। उससे इनिशियल बेस्ड है ये तक, ये फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आपको मीनिंगफुल चीज़ें समझ में आ रही है। आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ये चीज़ें लक्ष्मीकांत में डिस्क्राइब नहीं की जाएंगी। इसलिए आपको एनसीईआरटी अपने आप को जो गैप है आपका, आप टेक्निकल हैं, ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये आप हैं, आपको इसका जो गैप है इसको फुलफिल कौन कराएगा? ये फुलफिल कराएगा एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को अब इसकी मत, अब सारी एनसीईआरटी पढ़नी नहीं पढ़नी है, ये मैंने आपको बुक लिस्ट आपको शेयर। इंपॉर्टेंस फॉर गेटिंग एनरोल इन टेस्ट सीरीज एक्चुअली, तो टेस्ट सीरीज का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कौन सी टेस्ट सीरीज करनी है, बहुत से एस्पिरेंट को डाउट रहता है एक्चुअली। टेस्ट सीरीज देखिए आपके पास एन नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज के सोर्सेस होंगे। देखिए आपको करना क्या, आप चाहे विजन है या आपको वाजीराम है, इनसाइट है या दृष्टि है, किसी एक टेस्ट सीरीज को उठाना है, किसी भी एक टेस्ट सीरीज को। आप मत सोचिए कि विजन अच्छी है। देखिए सब कोई टेस्ट सीरीज में नहीं मिलता, आप कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में सब कुछ नहीं ले सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, आप 4 टेस्ट सीरीज करेंगे, आप डाउट में रहेंगे हमेशा। आप क्या करना है जनरली, कोई एक टेस्ट सीरीज को पिक कीजिए। सपोज मैं बोलूँ विजन को कीजिए, मान लीजिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी एक नंबर ऑफ टेस्ट, आपने एक को टेस्ट सीरीज समझिए, आपने ले ली। अब इस टेस्ट सीरीज के बाद 34 लगभग आते हैं, मॉड्यूल आते हैं। 34 टेस्ट होते हैं जनरली किसी भी टेस्ट सीरीज में, 34 प्लस ही होते हैं, 30 प्लस ही टेस्ट सीरीज टेस्ट आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते, उससे ज़्यादा ही आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे बेसिकली। आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपको स्प्लिट करना है, आपको सारे टेस्ट देना है, उसके आपको स्प्लिट करना है। 1 से 5 टेस्ट आपको स्प्लिट करना है, कि मैं 6 से 7 स्प्लिट कर देता हूँ। 6 से 7 टेस्ट में आपको स्प्लिट करना है और आपको उसको बार बार रिवीजन करना है। एक ही टेस्ट सीरीज का एटलीस्ट आपको 3 से 4 बार रिवीजन करना कंपलसरी है, वरना कोई मतलब नहीं उस टेस्ट सीरीज का लगाने का। तो आपको जनरली एक टेस्ट सीरीज को कम से कम 3 से 4 बार लगाना है। 3 से 4 बार का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपके 30 टेस्ट हैं और उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको 4 बार लगा ले देते हैं, तो 120 आपके तो ये टेस्ट पेपर हो गए। एंड सोचिए ये आपके करीब आपका जो ओवरव्यू हुआ वो 12,000 क्वेश्चन का रह गया अंडरस्टैंडिंग का। तो इससे आई डोंट थिंक सो आपकी क्लियरिटी इतनी अच्छी तो होगी और आपका जो क्वेश्चन एलिमिनेट करने का मेथड होगा वो और इनहेंस होगा। तो टेस्ट सीरीज पे मैंने बात कर ली है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट 2 लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो वर्किंग है, तो वर्किंग लोगों के लिए प्रॉब्लम आती है, उनके पास टाइम थोड़ा कम रहता है। उसमें मैं बाद में बात करूंगा। मैं बात करूंगा जो ऑलरेडी 24/7 इनके पास टाइम है, जो ऑलरेडी सिर्फ अपने स्टडीज़ के लिए आए हैं यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए आपको सबसे पहले टू डू लिस्ट बनानी है। देखिए विदाउट टू डू लिस्ट में आपको क्या रहता है कि आपको नहीं पता रहता है कि आपको क्या करना है। देखिए आप महीने के, साल के अपने टू डू लिस्ट ना बनाइए। आप एटलीस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा को लगता है कि मैं नहीं मुझ पर इतना प्रॉब्लम आएगा, तो आप इनिशियली आप 3 to 4 डेज़ का टू डू लिस्ट बना लीजिए कि मुझे 3 दिन आने वाला टाइमों में मुझे पॉलिटी के 7 चैप्टर करने हैं, 6 चैप्टर करने हैं। आप ऐसे टू डू लिस्ट बनाइए जो आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने एक दिन में लिख दी पॉलिटी लक्ष्मीकांत उड़ानी है। थोड़ा सा फीजिबल आप उसको रखिए पॉइंटों को कि आप जो कर सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम क्या आती है जनरली टू डू लिस्ट बनाने में आती है कि कौन सा पिक करें। देखिए आप 2 सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो टाइम मैनेजमेंट का रोल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे भी रोल करना है कि 6 घंटे रेगुलर नहीं पढ़ना है आपको, इन टर्म्स ऑफ एज अ कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको डेली 1 to 1.5 आवर्स का सिटिंग रखना है कि एटलीस्ट आपको पहले आप 1 घंटा पढ़ पा रहे हैं एक बार में, फिर 1.5, फिर 2, 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता मैक्सिमम, क्योंकि एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ब्रेक चाहिए, और ब्रेक ऐसा नहीं हो कि 1-2 घंटे का ब्रेक ले लिया, आप 15 से 20 मिनट 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। 1 घंटे का भी ले सकते हैं जब आपने 2.5 आवर्स का इफेक्टिव वे में पढ़ाई की है।
तो आप ऐसे 2 से 3 अगर शिफ्ट में आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जनरली 7.5 आवर्स आ जाएगा, और 7 आवर्स इज सफिशिएंट फॉर पर्टिकुलर एनी एग्जाम, लेकिन वो कंटिन्यूस फॉर्म में और इफेक्टिव वे में होना चाहिए। नेक्स्ट है यूट्यूब मटेरियल्स। एक्चुअली इनिशियल वे में क्या होता है कि आप यूट्यूब को फॉलो करने लगते हैं। अब देखिए यूट्यूब में मैं ये बोलूँगा अच्छी चीज़ें, कंटेंट बहुत है, क्वालिटी भी बहुत है, क्वांटिटी भी बहुत है, बट क्या प्रॉब्लम है कि आप नहीं समझ सकते कि कौन सी चैनल या कौन से लोग आपको अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं, कौन से नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ आती है जनरली, देखिए आपको बहुत टू द पॉइंट चीज़ें करनी है, टू द पॉइंट स्टडी करनी है। ये नहीं कि आपको जो उठाया आपने सिलेबस उठाया स्टार्ट कर दिया, इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। प्रॉब्लम ये आती है कि प्री में सिलेबस ज़्यादा अच्छे से नहीं दिया हुआ है एक्चुअली, तो प्रॉब्लम है कि आप कुछ भी पढ़ते हैं। तो यूट्यूब मटेरियल्स के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ने से, आप उस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना यूट्यूब से। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर आंसर जरूर दूंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू पॉजिटिव, मतलब हाउ टू स्टे पॉजिटिव। देखिए हर टाइम यू कांट बी पॉजिटिव पर्सन, यू कांट थिंक दैट आई एम गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर एवर। एक्चुअली पॉजिटिव निगेटिविटी एक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप हो सकता है मॉर्निंग में उठें थोड़ा निगेटिविटी के साथ उठें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिविटी अपने पूरे दिन में रखना है, आपको रूटीन में रखना है। हो सकता है कि आप पॉजिटिविटी हैं और आप सबके कॉल आ जाता है, आपके कोई फ्रेंड ने कुछ कहा है, आपने किसी का कोई मैसेज देखा है, आपके कोई फ्रेंड ने, आपके कोई फैमिली मेम्बर ने कुछ ऐसा बोला जो आपको शायद पिन किया, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ठीक है जो हो रहा है सो हो रहा है, आप उसमें कुछ चेंज तो नहीं कर सकते। इन जनरली आप 1-2 मिनट टाइम दीजिए अपने आप को और सोचिए कि ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये सोचना है मैं नेगेटिविटी में आ रहा हूँ तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, सबके साथ होता है ऐसा। आप पहले इंसान नहीं है जो नेगेटिविटी वाला फील नहीं करते, सब फील करते हैं, इवन टॉपर्स, इवन लाइफ के बहुत अचीवमेंट वाले बंदे भी, बहुत जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं उसके बाद भी ऐसा करते हैं। तो आपको पॉजिटिव वाला हर टाइम नहीं रहना, आप पॉजिटिव रहिए, अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, ना कि एज कम्पेयर टू आपको हर टाइम पॉजिटिव दिखाना है कि कुछ गलत हुआ, मार्क्स कम आ रहे हैं तो पॉजिटिव दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है कि नंबर्स कम आ रहे हैं, ठीक है नंबर कम आए तो मेरे कौन से सेक्शन से जो मेरे नंबर कम आ रहे हैं, बार बार नंबर कम आ रहे हैं, उसको समझना है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है गाइस तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझसे आप अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड गाइस फाइनली लास्ट में ही बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपकी नेक्स्ट अपलोडिंग वीडियोस में मैं और भी अच्छे कंटेंट के साथ आऊँगा और आप लोगों के लिए जो भी हेल्पफुल और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उस क्वेरीज को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू एवरीवन।